के बाद कई बीजेपी पॉलिटिशियंस और बहुत इन्फ्लुएंसर्स बहाना मारते हैं कि बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है, 300 से ज्यादा एमपीज हैं, इतने सारे एमएलएज हैं, हजारों पार्टी वर्कर्स हैं, तो उन्हें ज्यादा चंदा मिल रहा है तो जस्टिफाइड है ना। और अगर हम चंदा कलेक्टेड पर एमपी की रेशियो निकालेंगे तो बीजेपी की रेशियो बाकी पार्टियों से कम निकलती है। इसका मतलब बीजेपी उतनी बुरी नहीं जितनी और पार्टियां। जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्कैम यहां पर है, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, चंदा नहीं दिया तो ईडी का फंदा दूंगा। लेकिन अपने आप में सिर्फ चंदा देना या चंदा लेना ये कोई स्कैम नहीं है। डोनेट तो कोई भी कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन अगर डोनेशन के बदले उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जनता के टैक्स का पैसा उन्हें दिया जाता है और जो कंपनी डोनेशन नहीं देती उन्हें ईडी का फंदा दिया जाता है, ये है असली घोटालों का भंडार। अब कल को सोचो विजय माल्या या नीरव मोदी कहने लगे कि भाई हमारी तो इतनी ज्यादा बड़ी कंपनी है, इतने ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, इसलिए हमने इतने सारे रुपए लूट लिए। और एम्प्लॉय लूट की कैलकुलेशन करो तो हम इतने बड़े चोर नहीं है। और लोगों की ऑब्जेक्शन ये नहीं कि विजय माल्या ने इतने करोड़ रुपए क्यों कमाए, पैसे कमाना कुछ गलत चीज नहीं है। ऑब्जेक्शन ये है कि जनता का पैसा लूट कर क्यों पैसे कमाए। इसी तरीके से दिक्कत किसी को इस बात से नहीं है कि बीजेपी ने चंदा क्यों लिया, दिक्कत इस बात से है कि चंदा लेने के लिए यहाँ एक बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई और जनता का पैसा लूटा। यहाँ तुम्हें हमेशा पता लग सकता था कि कौन सी इलेक्टोरल बॉन्ड किस कंपनी ने डोनेट करी है। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों, हम ऑलरेडी जानते हैं कि ईडी सीबीआई जैसी एजेंसीज बिल्कुल कठपुतली बन चुकी है सरकार के हाथों में। इसका मतलब तीन चीजें बड़ी साफ हो गई। पहला, पब्लिक को तो कभी पता ही नहीं चलना था कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया जाता है, कौन सी कंपनी चंदा देती है, कितने अमाउंट का देती है, पब्लिक से सब इंफॉर्मेशन छुपाई हुई। दूसरा, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को भी नहीं पता चलना था कि बीजेपी को कौन सी कंपनी चंदा देती है और कितना चंदा देती है, उन्हें बस अपने चंदे के बारे में पता लगता। और तीसरा, लेकिन बीजेपी सरकार को सब कुछ पता लगता, कौन चंदा दे रहा है, कितना चंदा दे रहा है, किस पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया जा रहा है, सारी कंपनीज की जानकारी सरकार के पास हमेशा रहती है। मोदी सरकार के लिए एक सीक्रेट हथियार बन गया ऑपोजिशन के खिलाफ। और ज्यादातर ऑपोजिशन पार्टीज को इसके बारे में कुछ नहीं पता था और बाकी जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक्सेप्ट किया, उनके लीडर्स का यही कहना है कि हमने इन्हें इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि हमने सोचा ये स्कीम आई है तो इसे इस्तेमाल कर ही लेते हैं, ये सोचकर कि हमारे डोनर्स को कोई समस्या नहीं होगी। वैसे भी सिर्फ चंदा लेने का मतलब ये तो है नहीं कि स्कैम है। आप कहेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड से आपको भी फायदा हुआ, तो हम इस स्थिति में नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट दे सके या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी को बेच सके या ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके धमकी देकर उनसे अपना वसूली कर सके। हमने बहुत समझ ली दोस्तों, प्रैक्टिकल बनाते हैं, असली घोटालों की बात करते हैं। इन सभी घोटालों में तीन एंटिटीज इन्वॉल्व है। पहला, पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, ये बीजेपी हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट में या कोई भी और पार्टी जिनकी स्टेट गवर्नमेंट है। दूसरा, बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने चंदा डोनेट किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और तीसरा, आम जनता यानी पब्लिक। इन तीनों के नीचे एक बक्सा रख देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के नीचे जो बक्सा रखा है वो चंदे का डिब्बा है, कंपनी के नीचे जो डब्बा है वो कंपनी के पैसे का डब्बा है, और तीसरा पब्लिक के नीचे जो डब्बा है वो सरकारी पैसे यानी जनता के पैसे का डब्बा है। अब सोचो अगर सरकार जनता के डब्बे से पैसे निकालकर कंपनी के डब्बे में डाल दे और रिटर्न में कंपनी अपने डब्बे से पैसे निकालकर पार्टी के डब्बे में डाल दे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, क्या इसे स्कैम कहोगे या नहीं कहोगे? ऑब्वियसली ये घोटाला है। हरियाणा उत्तराखंड में जो सुरंग गिरी थी, 41 मजदूर ट्रैप हो गए थे उसके अंदर। उस सुरंग को बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट था पता है किस कंपनी को दिया गया था? नवयुग इंजीनियरिंग नाम की कंपनी को। और इस कंपनी ने 2019 और 2022 के बीच में 55 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी। एक और किस्सा सुनाता हूं। दिसंबर 2021 में अहमदाबाद में एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर नीचे गिर गया था। इस फ्लाईओवर को बनाया जा रहा था रंजीत बिल्डकॉन नाम की कंपनी के द्वारा। ये तीसरा इंसिडेंट था सेम कंपनी को इन्वॉल्व करते हुए। इंक्वायरी हुई तो पता चला इस कंपनी ने कंक्रीट और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज किया था। लेकिन पता है इसी कंपनी को गुजरात की कई सिविक बॉडीज में ढेर सारे अलग-अलग प्रोजेक्ट्स भी दिए गए, वडोदरा, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद का गांधीनगर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भी दिया गया। ये हुआ धंधा और चंदा कहां है यहां पर? लिस्ट के अनुसार जनवरी और जुलाई 2023 के बीच में इस कंपनी ने 9 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी। एक और एग्जांपल सुनो, पुणे बेस्ड कंपनी बीजी शेट्टी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जनवरी 2023 और जनवरी 2024 के बीच में इसने 118 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी। और इससे करीब एक साल पहले जून 2022 में कंपनी पर एक एफआईआर हुई थी फॉर डेथ बाय नेग्लिजेंस, क्योंकि कंपनी हाउसिंग प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन साइट पर एक एलिवेटर क्रैश में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले अक्टूबर 2018 में एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ था। इस कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर टावर क्रेन से 4 लोग गिरकर नीचे मर गए। आप देख सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपकी जिंदगी की कोई चिंता नहीं है, इन्हें बस अपने चंदे की पड़ी है। इस मेगा इंजीनियरिंग कंपनी को देखिए, इसने 2019 और 23 के बीच में 966 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी। इतना सारा चंदा, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए एक कंपनी पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों डोनेट करना चाहिए? तीन कंपनी से और एसोसिएटेड थी, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, एससीपीसी पावर और एवी ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड। अगर इन सब की इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इकट्ठा करोगे तो ये 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम होती है। क्या मिला इस रिटर्न में? जून 2019 में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कलेश्वरम मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया था। अब फरवरी 2024 में सीएजी ने एक रिपोर्ट सबमिट करी जिसमें पता चला कि इस प्रोजेक्ट की पहले की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 81,000 करोड़ रुपए, लेकिन अब ये 1.47 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा एक्सीड कर रही थी। सीएजी ने अपनी एक और रिपोर्ट में बताया कि मेगा इंजीनियरिंग को 5180 करोड़ रुपए एक्सेस पे किए गए थे 4 पैकेजेस के लिए। इसमें पंप्स, मोटर्स की और इक्विपमेंट की सप्लाई और कमीशनिंग इन्वॉल्व थी। सीएजी ने ये भी बताया कि मेगा इंजीनियरिंग के अलावा और भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे जैसे एलएनटी और नवयुग इंजीनियरिंग, और अगर इन सबको कुल मिलाकर देखा जाए तो इन सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को एटलीस्ट 7500 करोड़ रुपए के एक्सटेंडेड अनड्यू बेनिफिट्स मिले थे। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि प्रोजेक्ट्स को देने की सरकार को कुछ ज्यादा ही जल्दी लगी थी। 25000 करोड़ के 17 अलग-अलग काम डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आने से पहले ही अवार्ड कर दिए गए थे। इतना नहीं, इसी प्रोजेक्ट को लेकर अक्टूबर 2020 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेड फ्लैग भी रेज किए थे। एनजीटी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया था वो इलीगल था। अब क्योंकि ये चीज हो रही थी तेलंगाना में, वहां पे बीआरएस पार्टी पावर में, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कहा कि ये बाहुबली प्रोजेक्ट एक करप्शन का सेसफुल बन गया है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट सुनो आगे। ये जोजिला टनल थी। यहाँ बीजेपी के नितिन गडकरी जोजिला सुरंग की बात कर रहे हैं जो श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करती है। इसका मंजूरी आपकी सरकार ने दी थी। इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे और हैदराबाद के मेगा इंजीनियरिंग करके कंपनी उन्होंने काम लिया। अलग अलग कंपनियों ने इसके बिड किया था, लेकिन अगस्त 2020 में एक छोटी सी हैदराबाद की कंपनी को ये 4500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कौन सी कंपनी? मेगा इंजीनियरिंग। टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन। एक और प्रोजेक्ट को देखो, थाने बोरीवली ट्विन टनल। मुंबई की एमएमआरडीए ने टेंडर फ्लोट किया 2 पैकेजेस का इस सुरंग को बनाने के लिए। अप्रैल 2023 में मेगा इंजीनियरिंग ने 140 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी और इसके अगले महीने मई 2023 में मेगा इंजीनियरिंग को 14400 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट मिल जाता है। ये वही कंपनी है जिस पर अक्टूबर 2019 में इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी। लेकिन उसके बाद से हमें लिस्ट में दिखता है 2019 से लेकर 24 के बीच में कितनी करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स इसने खरीदी। और इसी टाइम पीरियड में एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स इसे अवार्ड किए गए, ना सिर्फ तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बल्कि मोदी की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी। जून 2023 में तो इस कंपनी को इस आर्टिकल के अनुसार एक डिफेंस मिनिस्ट्री का 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी दे दिया। ये सब दोस्तों जो मैंने आपको अभी तक बताया ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके अलावा एक बड़ा अजीब केस है फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी का, जो कि एक लॉटरी कंपनी है। जब इस कंपनी पर रेड करी जा रही थी सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण फोटो ट्वीट कर रही थी जहां पर ये लॉटरी किंग के बेटे से मिल रही थी। इसके अलावा कुछ केसेस हैं बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनीज के, जब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के चंदा दिया पार्टियों को। ये एक ऐसा केस जिसको सुनकर बहुत से लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए जो लोग धर्म के नाम पर वोट देते हैं इस पार्टी को। फिर है केसेस माइनिंग जाइंट्स के, वेदांता, ईएमआईएल, जीएचसीएल, एमएसपीएल जैसे आरोप लगा है एनवायरमेंटल रूल्स को बेंड करने का। एक केस है क्विक सप्लाई चेन का, जिसके सेम डायरेक्टर्स हैं जो मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी के। लिस्ट देखकर पता चलता है इस कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट से ज्यादा की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी। जितना प्रॉफिट कंपनी ने कमाई थी उससे ज्यादा चंदा दे रही थी पॉलिटिकल पार्टीज को। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है एनएचएआई, उसने जो रेट घोषित किया हर रोड का कि 1 रोड बनने का औसत रेट कितना है, और जो उसने रेट घोषित किया 18 करोड़, उसकी बजाय डबल रेट पर महाराष्ट्र में सड़क बनाने का काम दिया जाता है। और कैसे दूसरे जो है टेंडर में जो और लोग आ जाएंगे, भीड़ बढ़ जाएगी, उसको हटाने के लिए उसमें 10% टनल का जोड़ दिया जाता है। 10% टनल होती है लेकिन उसे टनल बता दिया जाता है और नतीजा ये होता है कि उसमें तमाम सारे टेंडर अनफिट हो जाते हैं और फिर जिसको देना है उसे दे देते हैं। नियम के तहत एक को 2 से ज्यादा नहीं मिलने चाहिए, 4 दे दिए जाते हैं और इस तरीके से ठेके देकर के लूट की जाती है।
तक भी पीछे क्यों रहे? वो एक लिविंग एंटिटी बन गई है। जस्ट चेक दिस आउट, ट्राई टू इमेजिन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये निर्माण है आधुनिक भारत का एक और। जस्ट चेक आउट दिस स्पॉट होल नाउ। ये सूखे में इतना बड़ा हादसा हो गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है और जब आप इस पे लगी हुई कीमत के बारे में जानेंगे तो आप कहोगे मेरा तो खून खोल जाता। 1 लाख करोड़ रुपए लगे हैं इस एक्सप्रेसवे को बनाने में। 3 से 5 साल में ही ये हालत हुई है। गया। दिस इज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एंड वो साउंड प्रूफ था, तो मैंने आपको पिछले हफ्ते बता ही दिया था। या उसको भी लोग बोल रहे थे कि एशिया का सबसे लंबा साउंड प्रूफ हाईवे। और साउंड प्रूफ का मतलब कि वहां से जो गाड़ियां गुजरेगी उनकी आवाज जानवरों तक नहीं जाएगी। अब तो जानवर खुद आके देख रहे हैं कि कितने गड्ढे पड़ गए और लोग कह रहे हैं साउंड प्रूफ है तो आप वाटर प्रूफ बना दो, वही बहुत है प्लीज। और ये बात तो तिहाड़ी भी बता रहा है, कोमा में पहुंचा दिया है। तो सोचो कितनी दर्दनाक होगी। गुजरात में 180 करोड़ रुपए का, ये खबर है, 180 करोड़ रुपए की लागत से 2014 में 1664 फ्लैट बनाए गए थे गरीब लोगों को देने के। ये किसी को नहीं दिया गया, जिनमें 500 फ्लैट पूरी तरह तैयार हो। अब यह पाया गया कि सारे फ्लैट जो बने हैं वो असल में स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए योग्य नहीं, यानी कभी भी गिर सकते हैं, जो 2014 आज तक किसी को दिए नहीं है। ये फ्लैट्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं जज अदालत में। तो अब ये गिराए जाएंगे। मतलब जो इसमें उस समय 180 करोड़ रुपया खर्च हुआ था 2010 में, आज जोड़ लीजिए 2010 में के हिसाब से आज कितनी उसकी वो हो जाती है। तो वो अब गिरा के तोड़ के जमीन दोज किए जाएंगे। साहब यह है, यह भ्रष्टाचार छिपाना है, क्योंकि इन्होंने लूटा है, इसमें भ्रष्टाचार किया है, वो चीज बनाई थी, इसलिए यह स्थिति है। इसलिए यह स्थिति है कि चिल्लाते हैं। न्यूज़पेपर्स में इश्तिहार आया, ठीक है, इश्तिहार दिख रहा है। इस इश्तिहार में मोदी जी हैं और हमारे साथ एक लेडी हैं और इसमें ये लिखा हुआ है, ये लेडी इस इश्तिहार में बोल रही है कि थैंक्स टू द पीएम्स आवास योजना आई हैव गॉट अ रूफ ओवर माय हेड। मतलब प्रधानमंत्री की जो योजना है घर देने की, आवास योजना है, उसकी वजह से मेरे घर पे मुझे अब छत मिल गई है और मेरे जैसे 24 लाख लोग और हैं जिनको छत मिली है और अब हम सब आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो वी फाउंड द लेडी हु इज हियर एंड वी हैव टू टॉक टू हर। नमस्ते लक्ष्मी जी। नमस्ते मैडम जी। ये फोटो आपकी? हाँ। अच्छा, और ये कब ली? एक तो हम गंगा सागर बाबूघाट में काम कर रहे थे, 15 को हम लोग का काम खत्म हो गया शुक्रवार को। हाँ, शुक्रवार को खत्म हो गया था। 15 फरवरी? हाँ। तो आपको लगता है तब ली? कहाँ पर तकलीफ तो लग रहा है। नहीं, मैंने पूछा ये फोटो आपकी तब ली? तो हमको ये पता नहीं है कब लिया, समझे। हम तो बोल रहे हैं, सो के उठे तो सभी बोल आपका पेपर में फोटो आ गया, तो हम बोला झूठ सब बोल रहे हैं। तो हम देखें तो बोला सही में मेरा फोटो मत कहाँ लिया, हमको ये पता नहीं है। हम बाबूघाट में काम किया, इतना हमको पता है कि हम 10 दिन काम किए थे बाथरूम घर में। हाँ, ये हमको पता है, कोई पता नहीं। ये घर आपका है? नहीं, ये घर मेरा नहीं है। घर रहने से मैं झोपड़ी में रहेंगे, आप लोग देखिए। ये घर परीक्षा एक बार घर दिखा दीजिए ऑडियंस को। तो ये घर इनका है? ये तो भाड़े का घर है मैडम, 500 रुपये का भाड़ा चलते हैं। तो आपका खुद का घर नहीं है? नहीं, खुद का नहीं। 500 रुपए देती हैं महीने का? और इस इश्तिहार में लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको ये घर मिला, तो ये सही है या ये तो गलत है? गलत है, ये झूठी बात है। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पता है? नहीं, हमको कुछ पता नहीं है सर। आपको पता है कि ऐसी योजना है जिसमें लोग घर बना सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से घर मिलता है? वो हमको पता नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये घर तो आपके भाड़े का? आप कितने साल से घर में? 50 साल हो गए हैं। 50 साल से आप यहाँ रह रही हैं और आप क्या काम करती हैं? हम एक पारा का मैडम बगल में, उसी में झाड़ू पोछा करते हैं, 500 रुपया महीना पाते हैं। 500 रुपये झाड़ू करती हैं और 500 आपका भाड़ा हो जाता है? महीना का पारा का देता है। तो आप जितना कमाते हो उतना आपका भाड़ा भी होता है? हाँ। नहीं, उन पर ध्यान नहीं जाएगा। कानपुर में एक पुल बना था, उस पुल की सड़क बनी थी, उस पुल की सड़क पर भाजपा के विधायक, कांग्रेस या सपा के नहीं, भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि जमकर भ्रष्टाचार हुआ, 61 करोड़ रुपए लगे, 3 साल में बना और बनने के तुरंत बाद जब जांच की गई तो उसकी जो गिट्टी थी वो हाथ लगाने से पैर लगाने से उखड़ने लगी। इस तरह का विकास हो रहा है यूपी में। आप बताइए, हरियाणा का जो शराब घोटाला हुआ वो किसके समय में हुआ? बीजेपी के समय में। रजिस्ट्री घोटाला हुआ किसके समय में हुआ? बीजेपी के समय में हुआ। खनन घोटाला हुआ किसके समय में हुआ? बीजेपी के समय में हुआ। यमुना खनन घोटाला हुआ किसके समय में हुआ? बीजेपी के समय में हुआ। ग्वाल पहाड़ी घोटाला हुआ किसके समय में? बीजेपी के समय में। धान खरीद घोटाला हुआ किसके समय में? बीजेपी के समय में। अमृत योजना घोटाला हुआ बीजेपी के समय में। सफाई योजना घोटाला हुआ बीजेपी के समय में। सहकारिता विभाग का घोटाला हुआ बीजेपी के समय में। रोडवेज घोटाला हुआ बीजेपी के समय में। बिजली मीटर खरीद घोटाला हुआ बीजेपी के समय में। दवाई खरीद घोटाला हुआ बीजेपी के समय में। तो साहब घोटाले तो आपके समय में। और फिर 30 जो है भर्तियों के और उनके परीक्षा के पेपर लीक हुए, तमाम आपके डिप्टी सेक्रेटरी जो है भर्ती आयोग के, वो 1.25 करोड़ रुपए के 1.5 करोड़ की रिश्वत के साथ पकड़े गए। इसके अलावा अभी आयुष्मान घोटाले से जुड़े हुए अफसर आयुष्मान के वो सीईओ थे, वो पकड़े गए घूस लेते हुए 20 लाख, और उनके यहाँ से करोड़ों रुपया बरामद हुआ। और इसके बाद में इसी तरीके से तो घोटाले में आप खाद भी खा गए, आप जमीन भी खा गए, आप रेता भी खा गए, आप सब कुछ खा गए। बोलते हैं पुणे में मेट्रो लाइन शुरू करने के लिए 6ठी बार उसका जो है वो करने उद्घाटन करने नरेंद्र मोदी जा रहे थे, बारिश के कारण नहीं। 5 बार करा रहे, 6ठी बार जा रहे। इससे आप समझिए कि ये वो लोग हैं और ये इस तरह की बात करते हैं। लेकिन इनके समय में होता क्या है उसको जानने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। मैं वो जरूर कहूंगा इनके समय किस तरह से देश को बर्बाद किया जाता है, इसका उदाहरण है ये। आप देखिए, ये विकास के वायदे किए थे, अब लोग ये कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं बदलेंगे हालात या यूं ही करता रहेगा विकास। और ये प्रतिष्ठित अखबार की फोटो और उसका कैप्शन, तो इससे आप समझ लीजिए कि ये क्या करते ऑफ यूनिटी टूट गई, ऐतिहासिक प्रतिमा गिरा है। लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार चकनाचूर, हर साल यहाँ आते हैं लाखों पर्यटक। सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई रोड, वायरल हो रहा टूटी सड़क का वीडियो। बड़ौदा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली सड़क भारी बारिश की वजह से टूट गई है, जिसके चलते एक तरफ की सड़क को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। साल 2018 में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा करीबन 2989 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी। इतने भारी भरकम बजट से तैयार हुए इस प्रोजेक्ट तक पहुंचने वाली रोड ही चकनाचूर हो गई। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर इस रोड का वीडियो लोगों ने जमकर निशाने पर लिया है। हालांकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मूसलाधार बारिश और डैम से छोड़े गए पानी की वजह से सड़क टूट गई है। रोड इस तरह से टूटा है कि उसके बनने में कई महीने लग सकते हैं। बारिश रुकने पर ही रोड बनाने का काम शुरू हो पाएगा। स्थानीय विधायक ने यहाँ जल्द काम करने की बात भी कही है। ऐसे में यहाँ के पर्यटन का क्या होगा, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने का ख्वाब देखा था। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने साल 2013 में इसका शिलान्यास किया था और पीएम बनने के बाद साल 2018 में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश को समर्पित किया गया था। तकरीबन 2989 करोड़ में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनकर तैयार हुई थी। इस प्रतिमा के बाद स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए थे। साथ ही गुजरात और देश के पर्यटकों को एक नया पर्यटन स्थल भी मिल गया था। 2023 में इस स्टैच्यू को देखने देश विदेश से लगभग 32 लाख पर्यटक यहाँ पहुंचे थे। ऐसे में यहाँ पर्यटन पर निर्भर कर रहे स्थानीय लोगों के रोजगार पर भी संकट खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग अब इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। कुछ यूजर्स तो इसे भ्रष्टाचार की रोड तक बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर टूटी हुई रोड का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है।
6:30 बजे के करीब गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा हादसा होता है। नदी के ऊपर मौजूद एक सस्पेंशन ब्रिज टूट जाता है। करीब 140 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जिनमें से 55 तो बच्चे थे। ये ब्रिज गिरने के साथ साथ कई लोग मॉरल्स भी नीचे गिरते हैं। कुछ बिकाऊ पत्रकार उन लोगों पर ब्लेम डालते हैं जो हादसे में मारे गए, क्योंकि गलती थी कि ब्रिज टूट गया। ये लोग काम के सवाल नहीं पूछेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज को मेंटेन करने का ऐसी कंपनी को क्यों दिया गया जो आमतौर पर सिर्फ घड़ियां, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और कैलकुलेटर्स बनाती थी। इस ब्रिज को जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला था तो क्यों इसे खोलने दिया गया? रिपेयरिंग कराते वक्त ब्रिज पर जो केबल्स थी जिन पर जंग लग चुका था उन्हें क्यों नहीं रिप्लेस किया गया? और इस कंपनी ने जब ब्रिज रिपेयर करने के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट दिया था तो उसमें से सिर्फ 12 लाख रुपए ही क्यों स्पेंड हुए? बाकी पैसा कहां गया? ये कोई इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है दोस्तों, ऐसे इंसिडेंट्स अक्सर टाइम आइए अब रवैया का एक नया कारनामा देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 2 दशक से भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी दूसरे दशक में प्रवेश कर चुकी है, यानी 11वां साल लग चुका है। दैनिक भास्कर की जांच में पता चला है कि दीनदयाल रसोई योजना में बम्पर लूट हुई और एक साल के भीतर गरीबों की 59 लाख थालियां चोरी हो गई। 59 लाख। मध्य प्रदेश में गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों के लिए 5 रुपए में एक थाली भोजन दिया जाता है। अब आप सोचिए कि सड़क किनारे 5 रुपए की थाली खाए कौन जाता होगा? क्या इस देश के बड़े-बड़े नेता जाते हैं? क्या उनके बच्चे जाते हैं? क्या सेठ और उनका परिवार जाता है? या फिर अदालतों में बैठे बड़े-बड़े मिलाड़ों के परिवार वाले जाते हैं? नहीं, यहाँ पर वो तबका जाता है जो इस देश में सबसे निचले पायदान पर आता है और उन लोगों का 5 रुपए थाली का भोजन भी भाजपा का डबल इंजन चुरा ले रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार दीनदयाल रसोई योजना के तहत एक ही मोबाइल नंबर का 3 महीने में 150 से ज्यादा बार रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और सरकारी अनुदान घोटाले का शिकार बना है। यानी एक व्यक्ति ने अगर एक बार खाना खा लिया वो भी किसी भी रसोई में तो उसके मोबाइल नंबर को लगभग 150 बार इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सरकार से 10 रुपए थाली की तरफ से अनुदान लिया जा सके। और तो जिसका नंबर रजिस्टर किया जा रहा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये रिपोर्ट बता रही है कि अकेले राजधानी भोपाल में 3 महीने में कम से कम 35,000 से ज्यादा मोबाइल नंबर ऐसे मिले हैं जिन्हें फर्जी तरीके से बार-बार रजिस्टर किया गया है। आप अपने स्क्रीन पर इस खबर में भी देख सकते हैं कितने सारे नंबर हैं जिन्हें सैकड़ों बार प्रयोग किया गया है। अब आप बीजेपी के उस नारे को याद करिए, सबका साथ सबका विकास, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। घोटाले का शिकार हर व्यक्ति होगा, सबके हकों को लूटा जाएगा, जो सवाल उठाएगा उस पर भरपूर जाएगा। यही तो है विकसित भारत का ऐलान। आप लोग जो कहते हैं परेशान, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी से जरूर बजाइएगा। अन्य से फिलहाल इतना ही, हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। भ्रष्टाचार पर खुद को दूध का दूल्हा बताने वाली बीजेपी और मोदी सरकार में धड़ल्ले से भ्रष्टाचार हो रहा है। आज एक भी सरकारी योजना या संस्था ऐसी नहीं है जहां पर मोदी जी की सरकार में घोटाला या भ्रष्टाचार ना हुआ हो। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि देश की संवैधानिक संस्था कैग की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। कैग ने संसद में अपनी एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें उसने मोदी सरकार के घोटालों की पोल खोल दी है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिन जिन योजनाओं से पीएम मोदी का नाम जुड़ा है वहां घोटालों की ये लिस्ट और लंबी है। कैग ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया कि जिस आयुष्मान भारत योजना पर मोदी सरकार अपनी छाती पीटते नहीं थकती है उसमें लगभग 7.5 लाख लाभार्थियों को एक ही फोन नंबर से जोड़ दिया गया। अब मतलब यह है कि जिन लोगों ने कभी इस योजना का लाभ लेने के लिए अप्लाई ही नहीं किया उनके नाम पर भी आयुष्मान कार्ड बना दिया गया। मोदी जी जिस रेलवे की हर छोटी से छोटी ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं उसकी स्थिति बेहद खराब है। कैग ने बताया कि रेलवे ने 2021 से लेकर 22 में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। रेलवे ने 107 रुपए खर्च करने पर केवल 100 रुपए कमाए हैं। पहले की सरकारों के दौरान रेलवे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली पीएसयू थी, लेकिन मोदी जी ने उसका बंटाधार कर दिया है। कैग ने यह भी बताया कि रेलवे के एसेट की हालत काफी खराब है और उनको बदलना बहुत जरूरी है। अब समझिए कि क्यों देश में भीषण रेल हादसे हो रहे हैं। सबसे बड़े चौंकाने वाले खुलासे में कैग ने कहा कि मोदी सरकार में मुर्दों के नाम पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। उसने बताया कि इस सरकार में 2017 से 2021 के बीच 2103 मृतकों को पेंशन दी गई। अब जाहिर है मरे हुए लोग तो पेंशन ले नहीं रहे हैं तो पैसा कौन ले रहा था? अब समझिए, न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देने वाले मोदी सरकार की सच्चाई क्या है। इनकी सरकार में भ्रष्ट लोग मुर्दों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। के भ्रष्टाचार से बने पुल पे लोग बेफिक्र खड़े हैं बिना किसी टेंशन के कि ये पुल नहीं गिरेगा और नजारा देख रहे हैं उस पुल के ढहने का जो ये कहकर बनाया गया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तुम फिर करके फिर तनाव आ गया। भाइयों बहनों, आज आपको लगता होगा कि ये पुल गिरा है, नहीं, वास्तव में आपको मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ। कभी आप वाटर पार्क गए हैं? वाटर पार्क में जो फिसलन पट्टी होती है उसमें जिस तरह के झोल होते हैं ताकि आप इंजॉय करते हुए जाएं, उसी की तर्ज में हमने ये पुल तैयार किया है। आप पुल से कभी पानी में, पानी से कभी सड़क पे, फिर सड़क से पानी में और इसी प्रकार रोलर कोस्टर का मजा लेते हुए आप घर जाएंगे तो बच्चों को झूलों की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप संडे को फ्री होकर बच्चों को बाहर घुमाइए और देखिए बच्चे कितने खुश होते हैं। हमारा विजन बहुत दूरदर्शी है भाइयों बहनों। हम आज के विषय में सोचते ही नहीं है, हम बात करते हैं 2000 साल के बाद क्या होगा, 3000 साल के बाद क्या होगा। मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। 2014 में मां गंगा के नाम पर वोट मांगकर सत्ता में आने वाले मोदी राज में आज गंगा जल पीने योग्य नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब गंगा जल आचमन और पीने लायक नहीं। ये डराने वाली रिपोर्ट एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जारी की है। मोदी ने मां गंगा को ठगा है, गंगा की सफाई के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। मोदी सरकार जो नमामि गंगा प्रोग्राम चलाती है उसका बजट साल 2015 से 2021 तक 20,000 करोड़ रुपए था, जो साल 2026 तक 22,500 करोड़ रुपए कर दिया गया। एनजीटी की रिपोर्ट बताती है कि गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन मोदी सरकार ने नमामि गंगा प्रोग्राम के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार जरूर किया है। 2021 के दिन झांसी जिले में 53 साल के किसान ओम प्रकाश गुप्ता ने अपनी जान दे दी। ओम प्रकाश 3 साल से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम भर रहे थे। इस बीच लगातार 3 साल तक झांसी और बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे और भारी बारिश के कारण फसलें खराब हो जा रही थी, लेकिन फसल बीमा कंपनियों ने किसान ओम प्रकाश को बीमा राशि से एक पैसा पे नहीं किया। और सोचा कि 15 जून को बारिश आएगी, 30 जून को आएगी, जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी, लेकिन बारिश नहीं आई। तो भी भारत सरकार ने ऐसा बीमा दिया है कि तो भी किसान को मिनिमम प्राइस मिल जाएगा ताकि उसकी साल बर्बाद न हो जाए। लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बताते हैं कि बीमा कंपनियों ने फसल बीमा योजना से 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 57,000 करोड़ रुपए अपनी पॉकेट में रख लिए। इधर 3 साल तक सूखा पड़ने के बावजूद ओम प्रकाश जैसे किसानों को इंश्योरेंस का एक पैसा नहीं मिलता और इधर प्राइवेट बीमा कंपनियों ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और किसानों की तरफ से मिलने वाले प्रीमियम पेमेंट का हजारों करोड़ रुपया अपनी जेब में रख लिया। वैसे में सवाल उठता है कि अगर सरकार
हजारों करोड़ रुपए फसल बीमा पर खर्च कर रही है, तो वो कौन है जो बीच में ही इस पैसे को खा जा रहा है? कैसे जिस फसल बीमा योजना में सिर्फ सरकारी कंपनियां थी, उसमें कॉर्पोरेट कंपनियों को एंट्री दी गई? कैसे एयरटेल भारती, जिसने भारतीय जनता पार्टी को सैकड़ों करोड़ रुपए का धंधा दिया और उसी भारतीय एयरटेल की बीमा कंपनी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से करोड़ों रुपए बचा लिए? कैसे रिलायंस समेत अन्य कॉर्पोरेट बीमा कंपनियों ने सरकार से मिलकर टैक्स पेयर्स का हजारों करोड़ रुपया लूट लिया? और कैसे सरकार ने 57,000 करोड़ रुपए की लूट के बाद भी एक कमेटी तक जांच के लिए नहीं बिठाई? इन तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम लॉन्च की बीमा योजना का लाभ वो अकेला होगा वो भी उसको मिलेगा। ये बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। और ये स्कीम 1999 से चली आ रही नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम का रिप्लेसमेंट थी। लेकिन जहां नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम में इंप्लीमेंटेशन एजेंसी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड थी, यानी एक सरकारी कंपनी थी, वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक मल्टी एजेंसी फ्रेमवर्क के तहत इंप्लीमेंट की जा रही है। यानी इसमें सरकारी कंपनियों को साइडलाइन करने के लिए पहली बार बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां जैसे टाटा ग्रुप, भारती ग्रुप और रिलायंस ग्रुप की बीमा कंपनियों को बीमा बांटने की जिम्मेदारी दी जाती है और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। द ट्रिब्यून अखबार पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 सालों में यानी 2016 से लेकर 2023 तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसानों से कुल मिलाकर इंश्योरेंस कंपनी को 1,97,657 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिनमें से किसानों को मात्र 1,40,036 करोड़ रुपए ही पहुंचे और बचे हुए 57,000 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों की जेब में चले गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पहले सरकार जितनी भी बीमा योजना लेकर आई, जिनका जिम्मा सरकारी बीमा एजेंसियों के हाथ में था, उस दौरान कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सरकारी बीमा एजेंसियों ने किसानों से मिले प्रीमियम से भी कम पैसा किसानों को लौटाया हो। ये पहली बार है कि बीमा कंपनियों ने किसानों के पैसे में से भी 57,000 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम अपनी पॉकेट में रखी। साल 1985 में शुरू हुई कंप्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम यानी CCIS स्कीम में 403.56 करोड़ रुपए प्रीमियम के रूप में इकट्ठा हुए, जिसके बदले करीब 2,303 करोड़ रुपए बीमा के क्लेम के रूप में किसानों को दिए गए। साल 1999 में नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम यानी NAIS की शुरुआत की गई, जिसके बदले साल 2016 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए। उस स्कीम में भी 2001 से लेकर 2015 के बीच कुल प्रीमियम 14,116 करोड़ रुपए पे किया गया, जिसके बदले किसानों को 56,007 करोड़ रुपए पे किया गया। यानी जितना प्रीमियम था उससे करीब 3 गुना पैसा किसानों को दिया गया। लेकिन मोदी सरकार द्वारा लाई गई प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम में ऐसा क्या होता है कि बीमा कंपनियों ने प्रीमियम पेमेंट से भी 57,000 करोड़ रुपए खुद अपनी पॉकेट में बचा लिए। मध्य प्रदेश में एक प्राइवेट इंश्योरेंस फर्म को 672 करोड़ रुपए प्रीमियम के रूप में मिले थे, लेकिन इन 672 करोड़ रुपए में से भी एक पैसा भी किसानों को नहीं मिला। सोचिए अगर ये पैसा किसानों तक पहुंचता तो कितने किसानों की जान बचाई जा सकती थी। 19 जुलाई 2019 में छपी इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में सिर्फ जुलाई के महीने में ही 15 किसान ऐसे थे जिन्होंने कर्ज के चलते खुद का जीवन का अंत कर लिया। 65 साल के किसान लाला श्रीवास ने मात्र 70,000 रुपए का लोन लिया, लेकिन क्षेत्र में सूखा पड़ गया, बैंक का लोन नहीं चुका पाए और बैंक वालों ने घर के बाहर नोटिस चिपका दिया। जब कोई और चारा नहीं दिखा तो लाला श्रीवास ने खुद को खत्म कर लिया। एक आदमी 70,000 रुपए के लोन के लिए जान दे देता है और इधर सरकार के सर्कल में पड़ रही कॉर्पोरेट कंपनियों ने 57,000 करोड़ रुपए किसानों को देने के बजाय अपनी पॉकेट में रख लिए। एक किसान जो बीमारियों के कारण, बच्चों की शिक्षा के कारण या बेटे बेटी की शादी के कारण, कृषि लोन के कारण जो पहले से ही कर्ज में होता है, वैसे में अगर उसकी 1-2 बीघा जमीन में भी जो होने वाली फसल है अगर उसको भी नुकसान हो जाए तो उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा। उस स्थिति में उसे क्रॉप इंश्योरेंस ही बचा सकता है, फसल बीमा ही बचा सकता है। ऊपर की कहानी से ये तो समझ में आता है कि मोदी सरकार द्वारा लाई गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों और टैक्सपेयर्स के पैसे से 57,000 करोड़ रुपए बचा लिए। इंश्योरेंस कंपनी ने 2016 में बड़ी स्कीम को 2017 में ज्वाइन किया था और इस कंपनी को प्रीमियम पेमेंट के रूप में 1575 करोड़ रुपए मिले, लेकिन इस कंपनी ने मात्र 438 करोड़ रुपए ही किसानों को पे किए। यानी मात्र 3 साल में भारतीय एएक्स ने 1575 करोड़ रुपए में से 1137 करोड़ रुपए अपनी तरफ बचा लिए, यानी पूरे 72% का प्रॉफिट कमाया। इसी तरह 2016 से 2020 के बीच रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को 6,150 करोड़ रुपए पेमेंट के रूप में मिले, जिसमें से रिलायंस ने किसानों को मात्र 2,580 करोड़ रुपए लौटाए। यानी 4 साल में ही 3,570 करोड़ रुपए रिलायंस कंपनी ने बना लिए, यानी 59% का प्रॉफिट कमाया, वो भी उस स्कीम से जो कहने को किसानों के हित के लिए बनाई गई थी। इसी तरह फ्यूचर ग्रुप की फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने 60.91% का मुनाफा कमाया, वहीं इको ने 52% कमाए, वहीं HDFC एग्रो ने 32% का मुनाफा कमाया। इसी तरह ICICI की जो बीमा कंपनी है उसने 2,170 करोड़ रुपए मिले, उसने भी 1927 करोड़ रुपए ही किसानों को लौटाए। इसी तरह टाटा TIG और चोलामंडलम ने भी मुनाफा कमाया। हालांकि इन्होंने लो प्रॉफिटेबिलिटी के कारण 2018 के बाद ही इस स्कीम में भाग लेना बंद कर दिया। साफ है पीएम फसल बीमा योजना से किसानों को फायदा पहुंचने के बजाय हजारों करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनियों ने बना लिए। लेकिन सवाल यह है कि ये जाने के बाद भी सरकार क्या कर रही थी? अगर कुछ नहीं कर रही थी तो क्यों नहीं कर रही थी? आखिर सरकार या सत्ताधारी पार्टी भाजपा को ऐसा क्या मिल रहा था कि इन प्राइवेट कंपनियों को टैक्स पेयर्स और किसानों का पैसा लूटने दे रही थी? इसका जवाब आपको अब मिलने वाला है। जिस भारतीय एएक्स ने फसल बीमा योजना में सरकार और किसानों द्वारा दिए गए 1575 करोड़ रुपए में से 1137 करोड़ रुपए अपनी जेब में रख लिए, वो एयरटेल भारती वाले ग्रुप की इंश्योरेंस कंपनी है, जिसने 235 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे और इन 235 करोड़ रुपए में से 234 करोड़ रुपए अकेले भाजपा को दिए। भारतीय एयरटेल ने न केवल इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से ही भाजपा को चुनावी चंदा दिया, बल्कि इलेक्ट्रल ट्रस्ट बनाकर भी उसके माध्यम से भी करोड़ों रुपए भाजपा को दिए। प्रूडेंट इलेक्ट्रल ट्रस्ट भारतीय एयरटेल ग्रुप का ट्रस्ट है। साल 2022 और 23 में भारतीय एयरटेल ग्रुप ने 20 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे और इसी साल एयरटेल भारती ने अपने चुनावी ट्रस्ट प्रूडेंट के जरिए 10 करोड़ रुपए की राजनीतिक फंडिंग की। साल 2021 और 22 में भारतीय ग्रुप ने 50 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे और इसी साल एयरटेल ने प्रूडेंट इलेक्ट्रल ट्रस्ट के माध्यम से 51 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा भी दिया। साल 2020 में भी एयरटेल ने 25 करोड़ रुपए का चंदा दिया और इसी तरह साल 2019 और 20 में भी भारतीय ग्रुप ने 17 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे और प्रूडेंट के जरिए 12.5 करोड़ रुपए का चंदा भी दिया। इधर भारतीय एएक्स कंपनी किसानों को सरकार के द्वारा दिए गए बीमा प्रीमियम के 1100 करोड़ रुपए से भी अधिक रुपए अपनी पॉकेट में रख लेती है, तो दूसरी तरफ भारतीय ग्रुप द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स और इलेक्ट्रल ट्रस्ट के माध्यम से भाजपा को सैकड़ों करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया गया। इन दोनों में क्या संबंध है? इसके बारे में मेरी तरफ से कोई ओपिनियन नहीं। रिलायंस की बीमा कंपनी ने भी प्रधानमंत्री फसल बीमा से 7 साल में 3,570 करोड़ रुपए अपनी पॉकेट में रख लिए। उस रिलायंस ग्रुप का भी प्रधानमंत्री से कितना सौहार्दपूर्ण रहता है इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। वहीं चोलामंडलम बीमा कंपनी जिस मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, उस ग्रुप के मालिक ए वेलायन ने साल 2014 में ही मोदी को पीएम बनाने के लिए माहौल बनाया था। मुरुगप्पा ग्रुप के कार्यक्रमों में भी मोदी जी का आना जाना लगा रहता है। वैसे सवाल उठता है कि क्या भारतीय ग्रुप और रिलायंस ग्रुप जैसी कॉर्पोरेट कंपनियों ने या उनके द्वारा फसल बीमा का हजारों करोड़ रुपए अपनी पॉकेट में रखने के बाद भी सरकार क्या इसलिए चुप बैठी रही क्योंकि सत्ताधारी भाजपा को उनसे आर्थिक मदद मिलती है? आखिर नरेंद्र मोदी सरकार ने 57,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो जाने के बाद भी एक कमेटी तक जांच के लिए क्यों नहीं बैठाई? लेकर साल 2019 तक आते ही प्राइवेट कंपनियों का फ्रॉड बाहर आ चुका था। पहले किसान आंदोलन के वक्त भी किसानों ने फसल बीमा योजना में सुधारों की मांग की थी। दूसरे किसान आंदोलन में भी किसानों ने पीएम फसल बीमा योजना में सुधारों की मांग की थी, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। आज भी फसल बीमा जैसी संवेदनशील योजनाओं का काम कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथ में दे रखा है, जबकि ये काम सरकारी एजेंसियों के हाथ में था। जो 2016 से 2023 के बीच ही 57,000 करोड़ रुपए अपनी जेब में रख चुके हैं। अब एक बार झांसी के किसान ओमप्रकाश गुप्ता को याद करिए, जिन्होंने मात्र 3 लाख के लोन के लिए अपनी जान दे दी, जबकि वे 3 साल से फसल बीमा का प्रीमियम चुका रहे थे। बुंदेलखंड के किसान लाला श्रीवास को याद करिए, जिसने मात्र 70,000 रुपए के लोन के लिए अपनी जान दे दी। अकेले महाराष्ट्र के ही मराठवाड़ा रीजन में ही केवल 2023 में ही 1088 किसानों ने जान दे दी। एनसीआरबी द्वारा साल 2023 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार केवल साल 2022 में ही 11,290 किसानों ने और किसान मजदूरों ने देश भर में जान दी और यहाँ टैक्स पेयर्स और किसानों के पैसे में से 57,000 करोड़ रुपए अकेले प्राइवेट कंपनी। और खबर ये कहती है कि अयोध्या में करीब 3,800 लाइटों की चोरी हो गई, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है। दिलचस्प बात यह दोस्तों, ये मामला आता है मई में कंपनी को पता चलता है कि उसकी 50 लाख की लाइटें चोरी हो गई हैं, मगर एफआईआर दर्ज होता है अगस्त में। यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, चौथे महीने में जाकर 50 लाख की लाइट जो चोरी होती है उसको लेकर एफआईआर दर्ज होता है। मैं समझना चाहता हूं क्यों, क्या गोलमाल चल रहा है? क्या कंपनी को इस बात की परवाह नहीं कि उसकी 50 लाख की लाइटें चोरी हो गई हैं और आप केस कब दायर करते हैं? चौथे महीने में। अयोध्या में हो क्या रहा है दोस्तों? अयोध्या के महल की शिकायत करते हैं जहां रामलला बैठे हुए हैं, ऊपर से छत टपक रही है। अयोध्या में जैसे ही राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद आपको याद है किस तरह से जमीनों की खरीद फरोख्त हुई थी। अडानी ग्रुप, लोढ़ा ग्रुप, ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे, अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के 2 बेटे, भारतीय जनता पार्टी सरकार में काम कर रहे नौकरशाहों के रिश्तेदार, इन तमाम लोगों ने अयोध्या में जमीन खरीदी थी। अयोध्या को लेकर जमीन घोटाला भी सामने भर रहा है, जिस मामले को खत्म कर दिया गया। कटघरे में अयोध्या मंदिर से जुड़े लोग थे,
कोई उसकी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई भी वो सवाल उठाएगा तो उसे धर्म विरोधी कहा जाएगा, उसे एंटी हिंदू कहा जाएगा। अब बताइए, जो 50 लाख की लाइट की चोरी हो गई है, इसके बारे में सवाल कौन करेगा? चौथे महीने बाद एफआईआर क्यों दर्ज की जा रही है? कुछ आशंकाएं आपके जहन में दोस्तों, क्या ये जो चोरी हुई है या किसी ने करवाई है? ये सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि अगर आप एफआईआर चौथे महीने में दर्ज करेंगे, इसका मतलब कुछ सोच विचार हो रहा था, आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। आप कब कर रहे हैं? 9 अगस्त को। जी हाँ, मई में चोरी हुई, 9 अगस्त में किया जा रहा है, और फिर आप धर्म के नाम पर वोट मांगते हो। शर्म आती है आपको? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वो मंच सिर्फ राजनीतिक बन गया था। इसी वजह से सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि उस आयोजन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिमा मंडल के लिए किया जाएगा। हुआ भी भाई, प्रधानमंत्री का महिमा मंडल हुआ, मगर अयोध्या और फैजाबाद की जनता मूर्ख नहीं है। उसने लोकसभा के चुनावों में भाजपा को करारा सबक सिखाया। अयोध्या फैजाबाद में बीजेपी हार गई, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि वहां की जनता जानती है। आपको गोदी मीडिया झूठ लगातार बताता रहता है, जहर उगलते रहता है राम के नाम पर भी, मगर वहां की जनता भुगत रही है ना। 7 साल से वहां की जमीन के सर्कल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अयोध्या में रहते हुए वहां की आम जनता को कोई फायदा नहीं है, मगर धन्ना सेठों यानी कि अडानी ग्रुप, लोटा ग्रुप, ब्रजभूषण शरण सिंह, अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बच्चों, नौकरशाहों, इन तमाम लोगों को फायदा हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है। लाइटें चोरी हुई जा रही हैं, और वो लाइटें कितनी की? 50 लाख। 50 लाख की लाइटें चोरी हो जाती हैं, कोई जवाब नहीं है। चौथे महीने में एफआईआर दर्ज हो रहा है, ये हो क्या रहा है? मेरे पीछे आपको 3 तस्वीरें नजर आ रही होंगी, तीनों मगरमच्छ की। घर में घुसा 15 फुट का मगरमच्छ, पार्क में घूमता मगरमच्छ, हाउसिंग सोसाइटी में टहलता मगरमच्छ, वडोदरा में तो एक घर की छत पर बैठा नजर आया मगरमच्छ। मगरमच्छों की भी दरअसल कई प्रजातियां होती हैं, नदी का मगरमच्छ, झील का मगरमच्छ, चिड़ियाघर का मगरमच्छ। लेकिन ये जितने भी मगरमच्छ आप देख रहे हैं, उनकी एक चौथी प्रजाति है विकास के मगरमच्छ। और विकास भी ऐसा वैसा नहीं, गुजरात के विकास का मगरमच्छ। अब ये समझना और बताना मुश्किल है कि विकास मगरमच्छ को निगलने पर आमादा है या मगरमच्छ विकास को निगलने पर आमादा है। लेकिन गुजरात के सबसे विकसित शहरों में से एक वडोदरा की सड़कों पर विकास के ये मगरमच्छ छुपम छुपाई खेल रहे हैं। वडोदरा के लोग दहशत के मारे कांप रहे हैं, किसी को नहीं पता कि कहां से विकास का मगरमच्छ निकल आएगा और किसको निकल जाएगा। इतना विकास हुआ, इतना विकास हुआ, इतना विकास हुआ है कि विकास सड़कों पर दरिया की शक्ल में बहने लगा है, विकास घरों में घुस गया है, विकास माथे पर बैठ गया है, विकास सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। और ये केवल वडोदरा की कहानी नहीं है। ये जो मेरे दाहिनी तरफ साइड में वीडियो देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये कोई नदी है, बिल्कुल नहीं, ये सड़क है। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि सड़क है कहां, विकास का मगरमच्छ उसको निकल गया। जामनगर याद है आपको, जहां मानी के छोरे के रोके में फेसबुक वाले मार्क जुकरबर्ग से लेकर रियाना तक लाइन लगा कर खड़े थे। वहां विकास इतना लबालब भर गया है कि शहर नाले में तब्दील हो गया है। ऐश्वर्या के टापू के नाम पर बेचे गए सपने 1 घंटे की बारिश में कचरे के माफिक सोशल मीडिया के ब्रह्मांड में बिखर गए। कमर तक भर गए विकास के नाले में ये लाल दुपट्टे में खड़ी जो महिला है ना, इनका नाम रिवाबा जडेजा है। भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी और जामनगर नॉर्थ से भाजपा की विधायक। अपने महल से बाहर निकलकर जब इन्होंने हाल देखा तो इनकी समझ में नहीं आया कि विकास की गहराई नापनी है या ऊंचाई। आसमान में ताकती रह गई। एक और तस्वीर, ठेले पर बैठी औरत और उसे धक्का देता हुआ एक आदमी। विकास की उफनती नदी में रास्ता तलाश कर रहा है कि जाना कहां है। ऐसी 1 नहीं, 2 नहीं, 10, 20 नहीं, लाखों तस्वीरें हैं जो पूछ रही हैं कि अगर यही विकास है तो फिर विनाश किसको कहते हैं। 1 घंटे बारिश हो जाए तो पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं, पूरे शहर पर मगरमच्छों का राज कायम हो जाता है, और इसे विकास कहते हैं आप। और विकास भी मामूली नहीं, गुजरात का विकास, 56 इंची सीने वाला विकास, वाइब्रेंट गुजरात का विकास, जिस मॉडल को 10 साल पहले एक मायावी सपने की तरह पूरे देश में बेचा गया। स्मार्ट सिटी का एक तिलिस्म बना गया। जिस मीडिया की जिम्मेदारी थी कि वो इस तिलिस्म के पीछे छिपे फरेब और झूठ को आपके सामने रखता, वो खुद इस सपने का सबसे बड़ा सेल्समैन बन गया था। मोरबी से लेकर राजकोट, जामनगर और अहमदाबाद तक जब इस सपने के नाले को दुनिया ने देखा तो की चपेट में आकर गुजरात में अब तक 28 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और अभी भी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे गुजरात को कोई जल्दी राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आती। मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक तो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, उसके बाद का पता नहीं। ये जो सड़क देख रहे हैं ना, ये 3000 करोड़ की लागत से बनी सरदार पटेल की मूर्ति तक पहुंचने का रास्ता है। इसी सड़क से हाथ हिलाते हुए मोदी जी उद्घाटन के रोज लोगों को विकास का झुंझुना बेच रहे थे। हालांकि तब भी इस इलाके के लोगों ने कहा था ये झुंझुना नहीं चाहिए हमको, लेकिन ऐसी तमाम आवाजों को बेरहमी से कुचल डाला गया। विकास के मगरमच्छों का जश्न लगातार जारी रहा। कमाल तो विकास ने किसी को कहीं का नहीं छोड़ा है, और विकास का ये मगरमच्छ लोगों को निकलता ही जा रहा है। क्या मोरबी, क्या वडोदरा, क्या भरूच, क्या जामनगर, क्या अरावली, क्या पंचमहल, क्या द्वारका, क्या डांग। आनंद में 6 लोगों की जान चली गई, अहमदाबाद में 4 की जान चली गई, गांधीनगर में लोग मरे, खेड़ा में लोग मरे, महिसागर में लोग मरे, सुरेंद्रनगर में लोग मरे। और सबको निकला किसने? विकास के मगरमच्छ ने। रेलें ठप, बस ठप, मेट्रो ठप, और इसको आप विकास कहते हैं। पश्चिम रेलवे ने बताया कि बारिश के कारण सड़कें और रेल लाइनें जलमग्न हो गई। विकास के इस कहर की वजह से मुंबई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 8 ट्रेनें रद्द कर दी गई। 10 दूसरी ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया। राजकोट, आनंद, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा, द्वारका में सेना को तैनात किया गया। अहमदाबाद, राजकोट, बोटाद, आनंद, खेड़ा, महिसागर, कराच और मोरबी में प्राइमरी सेकेंडरी स्कूलों कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई। यूनिवर्सिटी बंद। ऐलान किया था कि हम देश के अंदर 100 नई स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया? स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मोदी जी ने कहा था, पूरे देश को पता है कि भाई मोदी सरकार देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी बनाने जा रही थी। और आपको पता है मोदी सरकार ने इसके लिए बजट में 28,602 करोड़ रुपए, ये इतने रुपए बजट के अंदर रखे थे। यानी कि स्मार्ट सिटी के नाम पर मोदी सरकार ने 28,602 करोड़ रुपए बजट के अंदर अलॉट किए। और सबसे बड़ी बात, ये पैसा मोदी जी अपने घर से नहीं लाए, भाजपा अपने जेब से नहीं दी है, ये पैसा आपका है, हमारा है, पूरे देश के करोड़ों लोगों का है। 28,602 करोड़ रुपए 100 नई स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि भैया सच सच बताना, आपको भगवान जी की कसम है कि देश में कितनी स्मार्ट सिटी बनी, कितनी बनी, आप सच सच बताना। देश में अगर आप एक भी शहर का नाम बता दें जो स्मार्ट सिटी हो तो मैं मान जाऊंगा। और मोदी जी ने तो 100 का वादा किया था। अब जब पिछले लगभग 10-11 साल के दौरान एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी तो भैया 28,602 करोड़ रुपए आखिर कहां गया? सरकार पिछली सरकार से ज्यादा भ्रष्ट होती है, तरीके बदल जाते हैं। किसी में तो डिसेंट्रलाइजेशन है, एमएलए भी कमा रहा है, मंत्री भी कमा रहा है, मुख्यमंत्री भी कमा रहा है, ये जो भी कमा रहे हैं। अलग अलग सरकारों की हैंडलिंग अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी के 700 जिलों में 500-600 जिलों में हर जिले में 5 करोड़ से ऊपर का पार्टी का दफ्तर बना है। नई जमीन खरीद के नए दफ्तर बने हैं। वो कब? 2014 से 24 के बीच में। तो 700-600 जिलों में मान लो 500 में ही मिले 6 करोड़ 7 एक 1200 स्क्वायर फीट का घर खरीदने में तो 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो हजारों वर्ग फीट में इतनी आलिशान बिल्डिंगें, सेमिनार हॉल, एयर कंडीशनड और इतने फर्नीचर, वो 10 करोड़ 8 करोड़ से कम होंगे। अगर 8-10 करोड़ का एक पार्टी का दफ्तर बीजेपी का है तो 500-600 जिलों में जोड़ लो कितना हो गया? 6,000 करोड़। कहां से आए 5,000 करोड़? चंदा से।
तो चलो चंदई से आए इलेक्ट्रो कौन सा है? हाँ, तो और अकेले बीजेपी का जो नेशनल हेडक्वार्टर है हाँ, जो दीनदयाल मार्ग वाला। और उसके सामने जो सामने बना है, हाँ। कोई अंधा भी देख के कह देगा कि हजारों करोड़ का वो तो प्रोजेक्ट, 5 स्टार होटल जैसा लगता है, कभी आप निकलो वहाँ से। तो हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट, तो ये कहाँ से आ रहा है सब? अच्छी चाहिए। आज ही टोल टैक्स की दरें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना के यानी बड़ा जबरदस्त प्रचार करा। हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना दिया। आज उसकी टोल दरें पता है आपको 3 गुनी हो गई हैं। 50 रुपए टोल हुआ करता था, 150 रुपए हो गया, 150 रुपए करता था 450 हो गया, 450 हुआ करता था सीधा 1650 हो गया, 1550 हो गया, 3 गुने तरीके कर दी है। अब उसमें सब चुप हैं। अब इसलिए तो मैं बार-बार कहता हूं भैया बटोगे तो तुम्हारा कटेगा। एक होके इनका विरोध करो तो तुम्हारे को मिलेंगी फैसिलिटीज। अगर बट गए तो 450 का सिलेंडर इन्होंने 1200 ये है दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1। सिर्फ 3 महीने पहले की बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसी टर्मिनल की एक नई बिल्डिंग की इनॉग्रेशन करी थी और आज बारिश की वजह से इसकी छत नीचे ढह गई, जिसकी वजह से एक आदमी की मौत। मोदी मीडिया वाले बहाने मारते हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया वो ये वाली नहीं है, वो नई बिल्डिंग है, इसी से ही अटैच, लेकिन पुरानी वाली बिल्डिंग कांग्रेस ने बनाई थी साल 2009 में। चलो मान लिया, लेकिन पिछले 10 सालों में अगर इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई है तो उसमें भी कांग्रेस की गलती है क्या? और ये इकलौता ऐसा केस नहीं है दोस्तों। 19 जून 2022 प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति मैदान की टनल को इनॉग्रेट किया। 700 करोड़ रुपए की कॉस्ट पर इस टनल को बनाया गया, लेकिन सिर्फ 1 साल के अंदर ही इसमें भारी सीपेज और वाटर लॉगिंग देखने को मिली। फरवरी 2024 में पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल ने बताया कि इस टनल को रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसे पूरी तरीके से ओवरऑल करना पड़ेगा। 22 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर को इनॉग्रेट किया अयोध्या में। 23 जून 2024 इस आर्टिकल को देखिए। राम मंदिर के चीफ प्रीस्ट आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि मंदिर की छत में ऊपर से पानी लीक कर रहा था। अयोध्या में ढेर सारी जगहों पर पानी भर गया, इवन उनके स्टेशन पर। अभी तो और सुनिए, 10 मार्च 2024 प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल इनॉग्रेशन किया जबलपुर एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का। कुछ ही महीने बाद 27 जून 2024 पहली बारिश में ही इस एयरपोर्ट की छत बह गई। 8 सितंबर 2022 प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया इंडिया गेट के सामने का कर्तव्य पाथ। 28 जून 2024 यहां भी पानी भर गया। पिछले एक हफ्ते में दोस्तों बिहार में 4 अलग-अलग ब्रिजेस कोलैप्स कर चुके हैं। कहीं पर कोई होर्डिंग कोलैप्स करती है मुंबई में, कहीं पर पेपर लीक होते हैं, कहीं पर ये लीक, कहीं वो लीक। इतनी खोखली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत के इतिहास में शायद ही किसी सरकार में देखी गई हो। प्रधानमंत्री इतना कुछ इनॉग्रेट करते हैं, हर छोटे से बड़े प्रोजेक्ट के पोस्टर पर उन्हीं का ही चेहरा होता है, हर बात में उनको क्रेडिट चाहिए होता है, लेकिन क्या वो इन सारे फेलियर्स की रिस्पांसिबिलिटी लेने को तैयार है? यह स्थिति, यही वजह ऐसा है कि जो हमारा हिंदुस्तान यानी भारत 2022 में जो पूरी दुनिया की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में भ्रष्टाचार का जो सूचकांक होता है उसमें 85 नंबर पर था। 85 नंबर पे था 2022 में, अभी 24 तक आंकड़ा नहीं आया है। तो 2022 में जो 85 नंबर पे था वो 2023 के जिसके आंकड़े 2024 में आए उसके मुताबिक वो 93 नंबर पे पहुंच गया, 93 नंबर। सोचिए, ये शपथ ली है हमने, ये हमने किया है और भ्रष्टाचारी। उसके लिए ये खबर देखिए, ये खबर है कि डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर 22 पैसे की गिरावट, 1 डॉलर अब 84.31 रुपए का। मतलब इस जो है सबसे निचले स्तर पर डॉलर के मुकाबले रुपया पहुंच गया है और ये भारत के लिए कितनी बड़ी और कितनी बुरी खबर निकल सामने आई है। उधर तो डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं और दूसरी तरफ भारत का रुपया जो है वो सबसे निचले स्तर पर चला गया। देखिए, इसको अगर साधारण भाषा में समझाया जाए तो रुपए का डॉलर का ये स्तर है, ये एक बहुत ज्यादा भयंकर गंभीर स्थिति को दिखाता है जो साधारण जनता नहीं समझती। सामान्य जनता को समझाने के लिए बता रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझा रहा हूं। देखिए, एक चीज तो ये है, ठीक है, चलिए आपका क्रूड आता है, आपका ऑयल आता है, इंपोर्ट होता है, 80% इंपोर्ट होता है। मानी बात है कि अगर आपका रुपया कमजोर होगा तो पहले अगर आपका क्रूड की कीमत $70 है तो $70 को आप खरीदते थे 84 रुपए में, आप खरीदेंगे 84 रुपए 50 पैसे में। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि जो चीज इंपोर्ट करेंगे वो महंगी हो जाएंगी, आपके एक्सपोर्ट जो है वो सस्ते हो जाएंगे, एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, इंपोर्टर्स को नुकसान होगा। ये छोटी बात है। जो असली मुद्दा है, हिंदुस्तान के लिए इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया है जो देश की जनता को समझना चाहिए, वो ये है कि हमारे विदेशी ऋण बहुत ज्यादा हैं। इतने ज्यादा विदेशी ऋण हैं, टोटल हमारे उसमें विदेशी और देशी सबको मिला लिया जाए 52 लाख करोड़ के थे, 240 लाख करोड़ के हैं। अच्छा, जब आप विदेशी ऋण लेती हैं निधि, मान लीजिए आपने $1 लाख का ऋण लिया, $1 लाख का ऋण अपनी कंपनी के लिए लिया, $1 लाख का ऋण आपको मिला कम इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट है वो कम है और भारत के इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, आपको फायदा हुआ, आपको 5% पे इंटरेस्ट पे मिला, जबकि आप हिंदुस्तान में लेते तो 10% मिलता, 5% का फायदा हुआ। लेकिन अगर जब आपने लोन लिया था उस समय $70 का डॉलर था तो $1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 70 रुपीस आपको पे करना था। अब आपको $1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 84.30 वापस करना है। इसका माने जो लोन का रिपेमेंट आप करेंगे 15% ज्यादा करना पड़ेगा। अब सोचिए, वो देश जिसका डेट बढ़ता चला जा रहा है, भाई ये तो गडकरी साहब कर रहे हैं, अब ये जनता तो समझती नहीं, जनता तो देखिए सड़कें बन रही, पुल बन रहे, फलाने बन रहे, ठिकाने बन रहे, हो क्या रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे विदेशी ऋण उठा रहे हैं और जो विदेशी ऋण उठा रहे हैं रुपए के कमजोर होने से वो 3 गुना 4 गुना हो रहा है, जिसकी वसूली टोल से कर रहे हैं और टोल कौन दे रहा है? गरीब लोग दे रहे हैं, मध्यम वर्ग वाले दे रहे हैं। तो असल में जो सारा का सारा भार पड़ रहा है मध्यम वर्ग पर उस पे पड़ रहा है। और एक और चीज समझिए, जीडीपी ग्रोथ हमारी 7% के आसपास है पिछले 15 साल से, 20 साल से करीब 7% के आसपास चल रही है। लोन 5 गुने हो जाना और आपकी जीडीपी की ग्रोथ उसी प्रकार से बने रखने का मतलब ये है, नए लोन आप पुराने लोन को वापस देने के लिए कर रहे हो, आप उससे केवल मूर्तियां बना रहे हो, सड़कें बना रहे हो, और जो मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स जो कि रोजगार उत्पादन और जीडीपी को बढ़ाता है वो नहीं कर रहे हो, केवल लोगों को भड़काने के लिए, भरमाने के लिए सड़कें बना के चमकीली आप दिखा देते हो, देखो देश का कितना विकास हो गया। देश का विकास सड़कों से नहीं होता है, देश का विकास करने के लिए आवश्यक होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाइए, इंडस्ट्रीज लगाइए, लोगों को नौकरी मिले। अगर लोगों को नौकरी मिलेगी और मेरी कॉलोनी में हर आदमी लखपति और करोड़पति होगा, सड़कें खुद बनवा लेंगे।